हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इंदिरा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल और आज हम फिर एक बार क्लास 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 यूनिट 5 और यूनिट 5 जिसे बाजार के नाम से जानते हैं, उसके अगले चैप्टर बाजार में एक कमीज चैप्टर का नाम है। आप उससे समझ सकते हैं कि बाजार में एक कमीज का मतलब आप जो कमीज पहनते हैं उससे रिलेटेड है। आप इस पे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसकी कीमत ये कैसे बनती है इस पे हम सोच सकते हैं। यहाँ से आपको दो तीन चीज़ें समझने को मिलेंगी, बहुत अच्छी हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे आपको। तो हम अगर बात करें इसमें शब्द संकलन के रूप में, जिनिंग मिल क्या होते हैं, वह फैक्ट्री। पूछा जा सकता है कहीं पे ये जिनिंग मिल क्या होता है। वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं, ठीक है। वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं, धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। मतलब फाइनली रुई जो तैयार की जाती है उसमें से जो बीज निकाल के और उसे गट्ठर बना के भेज दिया जाता है धागा बनाने के लिए कंपनियों में, तो जिनिंग मिल कहते हैं। वह व्यक्ति जो विदेशों से माल भेजता है निर्यातक। आपसे पूछा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर किसी को पता होगा निर्यात क्या होगा, जो विदेशों में माल भेजता है। आयात जो विदेशों से माल लेके आता है या मंगाता है, या देश मंगाते हैं तो आयात, भेजते हैं देश तो निर्यात। मुनाफा जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। मुनाफा में क्या है, जो आमदनी हुई है उसमें से खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली जो राशि बचती है उसमें खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाएं तो घाटा। अगर खर्चे उतने ही है जितनी बराबर है तो ना घाटा ना मुनाफा। अगर राशि बच जा रही है तो मुनाफा, ठीक, यही मुनाफा हो जाता है। अब देखिए, ये आपकी कमीज है लाइफ स्टाइल से। अब इसमें आप देखिए, इस कमीज को दिखाने का मात्र एक ही रीजन है। देखिए, ये कपास का खेत है, यहाँ से लोग कपास आपके लिए बीने। फिर ये एक लोकल उसमें गया जहाँ इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद इसको कहाँ भेजा गया, मार्केट। मार्केट से जिनिंग मिल में गया। जिनिंग मिल से यहाँ से कहाँ गया, ये देखिए कताई जहाँ सूत बनाया जाता है यहाँ गया। यहाँ से ये कहाँ जाएगा, यहाँ से निकला सीधे आपके कंपनी चला गया। कंपनी गया, कंपनी से कपड़ा बना, ठीक, कंपनी से कपड़ा बना और ये आपके दुकान पे आ गया। दुकान से ये कहाँ गया, ये आपके घर में घुस चुका है जो आप पहनते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से है। तो बाजार में एक कमीज, ये अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। ये कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि बाजारों की जो श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले को कैसे जोड़ देती है, ठीक, एक उगाने वाले को सुपर बाजार में खरीदने वाले को कैसे जोड़ती है। इस श्रृंखला में हम हर कड़ी से साथ खरीदना बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इसमें सरकार सबको बराबर लाभ मिलता है या होता है, या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। हम यह पता लगाने में प्रयत्न करेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक, बाजार में। आप इसे देखिए। अब एक लड़की है स्वप्ना, उसका कुछ दिया है, मैंने उसे कट ऑफ किया है क्योंकि कि आप सपना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ मार्केट, क्योंकि खेतों से उसने अपने कपास उगाया, मार्केट लेके गई और उसने व्यापारी से लेन देन किया होगा। हो सकता है व्यापारी से इस बात के लिए बहस भी हुई हो, लेकिन फिर कैसे बातचीत में उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। हमने सिर्फ आपको कहानी बताई कि बहस भी होती है, एक मूल्य लगाने के लिए बातचीत होती है, दबाव डाला जाता है, वो कहते हैं नहीं इतने में बेचेंगे, वो हम इतने में बेचेंगे। और मार्केट में व्यापारों की चलती है मोनोपोली, ठीक, उनकी एकजुटता होती है। इसलिए किसान को क्या करना पड़ता है, जहाँ पे अपना सामान उतरता अंततः लगभग वहीं बेचना होता है उसको। ऐसा नहीं होता कोई दूसरा उसको खरीद ले, क्योंकि उनकी आपस में गुटता और एकता होती है। व्यापारी ने सपना को कम मूल्य क्यों दिया, ठीक, इसी की कहानी का यही है। आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे, उनकी स्थिति किस प्रकार सपना से भिन्न है, ठीक है। इसको देख सकिए, करनूल है आंध्रा का एक जगह है, आंध्रा में कपास उगाने वाली एक किसान के बारे में है। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं,
हमने बताया था यहाँ से कहाँ जाएगी, जिमिंग मिलें कपास के बीज गट्ठा निकाल कर दबाकर कपास के गट्ठर बना देती है। ठीक, यहाँ से क्या सूत काटने वाली मिल में पहुँचेगा और गट्ठर खरीदे लेती है, जो मिलें होती हैं सूत काटने वाली। यहाँ से कहाँ जाएगा, सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं, हम सभी लोग ये जानते हैं। और सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। व्यापारी फिर देखो व्यापारी कहाँ पर धागा गया, और फिर व्यापारी कंपनी को ये धागा बेच देंगे। कंपनी आपके लिए शर्ट बनाएगी, शर्ट फिर क्या करेगी, शर्ट फिर थोक व्यापारी के पास जाएगी। थोक व्यापारी कहाँ जाएगा, थोक व्यापारी से बड़े बड़े शोरूम, छोटे दुकान, हो सकता है एरिया के डिस्ट्रिक्ट पे जाए, एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट होल्डर पे, वहाँ से कहाँ जाएगा, शोरूम पे जाए। शोरूम से हो सकता है छोटी दुकानों पे जाए, और शोरूम और छोटी दुकानों से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कहाँ आपके घर तक पहुँचेगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी चैन है, कितनी बार लोगों को एक ही व्यापार से रोजगार मिल रहा है। सपना जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोरे पक रहे हैं, उनमें कुछ चटक भी हो चुके हैं, इसलिए सपना रुई चुनने में व्यस्त है। डोरे जो होते हैं उनकी रुई वाले जो आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनमें रुई भरी है, एक साथ चटक कर नहीं खुलते हो, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन समय लग जाता है। वो खुल नहीं पाते, उन्हें धीरे धीरे खोल के उनको निकालना पड़ता है। आपने देखा होगा रुई, अगर कपास का पेड़ तो आपको वो चीज़ दिखेगी। रुई को एकत्रित करने के बाद किसान इसे स्थानीय व्यापारी क्या करेंगे, बेच देंगे। कपास की खेती में बिल्कुल अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक। ठीक है, जैसे क्या होंगे, जैसे उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, हम सभी लोग ये जानते हैं। ठीक, इस चीज़ को देखिए। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार, तमिलनाडु में क्या है, सप्ताह में 2 बार लगने वाला कपड़ा बाजार संचार के विशाल, मतलब संसार, ये संचार लिख गया, सॉरी, ये संसार है, संसार के विशाल बाजारों में से एक है। ठीक है, इसको देख सके। बाजार में इसे कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। दक्षिण भारत के शहरों में अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। ठीक है, तमिलनाडु का एक साप्ताहिक बाजार है और वो संचार के विशाल बाजारों में से एक है। ठीक, और इसमें देख सकते हैं, इसमें अपनी कोई एकत्रित करने स्थानीय वाली, इसका शायद नाम है इरोड बोलते हैं, अभी आगे हो सकता है आपको। ठीक, इरोड कपड़ा व्यापारी। बाजार में कई प्रकार के कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव बुनकर द्वारा यहाँ बनाया गया कपड़ा लाया जाता है, बिकने के लिए आता है। दक्षिण भारत के शहरों में अन्य व्यापारी इस बाजार में क्या होता है, कपड़े खरीदने आते हैं। बाजार का नाम है, आपको यहाँ लिखना नहीं है, इरोड, इसे आप रखिएगा, इससे मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन इरोड ही है जहाँ तक क्लियर है मुझे। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारी के आर्डर पर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। ठीक है, वे बुनकर मिलेंगे जो व्यापारी आर्डर देगा। ये व्यापारी देश एवं विदेश वस्त्र निर्यातों और निर्यातकों को उनके आर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूती खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार कपड़ा तैयार किया जाए। निम्नलिखित उदाहरण से हम देखेंगे यह कार्य कैसे होता है। देखिए, इसमें होता क्या है कि व्यापारी सूत खरीदेगा, सूत से क्या गाँव में जो कपड़ा बुनते हैं व्यापारी हस्तशिल्प करता होते हैं, उनको देते हैं, उनको अपने हिसाब से बता देते हैं कि इसका ये डिजाइन तैयार करना है, इसमें ये कपड़ा लगेगा, इसमें ये, तो ये उनसे बनवाते हैं। फिर जब उनका ऑर्डर होता है तो वो कपड़ा वहाँ से मंगवाते हैं। देखिए, ये है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग किस तरीके से कपड़े की बनाई कर रहे हैं। ये उनका मिल है, छोटे छोटे लोग अपने घरों में लगाए हैं, इनसे सूत से कपड़ा बुन रहे हैं, और यही कपड़ा बाद में फिर जिनकी ज़रूरत होती है उनको देते हैं, ये दिखाते हैं। ये व्यापारी के आधार पर ये बुनकर उनका व्यापारियों का काम करते हैं। बाजार में ये एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों से इन व्यापारियों ने देश भर में वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। अन्य लोगों से सूत खरीद लाते हैं। अब देखिए, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं, वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप एक ऐसे घर में रखे हुए पावरलूम बिजली चलित करघे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयां में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है।
तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकें, कपड़े और चादरें इन कारखानों में, कर्मों में बनाई जाती हैं। हम सभी लोग जानते हैं। अब देखिए, बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास लाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर, तस्वीर भी सही नहीं लिखा है जो कि एनसीईआरटी से कट पेस्ट है, ठीक है। तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूद दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है, ठीक है। जितना सूद दिया होता है उस हिसाब से उन्हें भुगतान करता है। अब ये देखिए, ददनी प्रथा या दादन प्रथा जो है व्यवस्था, ये क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है एक तरीके का, लेकिन आपसे ये व्यवस्था आपको पोर्टी में भी दिखाएगी क्योंकि ये कपड़े से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे होता है काम, आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का हिस्सा है ये। तो आप देख सकते हैं इसमें दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने से जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था में बुनकरों को 2 लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता। दूसरा, साथ ही तैयार कपड़े को बेचने की व्यवस्था हो जाती है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी बुनकरों की व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों की बाजार पर वर्चस्व बना रहता है। व्यापारी ऑर्डर देते हैं, कपड़ा बनाया जाता है, उसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास जानने का यह कोई साधन नहीं है कि उनके लिए वह किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और किस कीमत पर बेचा जाएगा, ठीक। आप इसमें देख सकते हैं कि कपड़ा है, उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर बुनकर को मिले उसने व्यापारी को बांट दिया। एक व्यापारी को कपड़े का ऑर्डर मिला, उसने क्या किया, उसने बुनकरों को वो कपड़ा बनाने को दे दिया ऑर्डर। बुनकर व्यापारी से सूत लेंगे और कपड़ा तैयार कर दिया। अब इसमें देखिए कि इस व्यवस्था में बुनकरों को क्या है, 2 लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, इसमें अगर बुनकरों के लाभ को देखें तो 2 लाभ है। पहला कि खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ा उन्होंने। दूसरा, साथ ही तैयार कपड़े बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है, ठीक है। साथ ही उनका भी जो कपड़ा होता है तैयार करते हैं वो खुद से भी, वो भी उनकी व्यवस्था हो जाती है। अब कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी बुनकरों की व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बाजार पर वर्चस्व बना रहता है। हम ये भी देखते हैं, ठीक। इसमें क्या है, कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी बुनकरों की व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों की बाजार पर वर्चस्व बना रहता है, क्योंकि बुनकर किस पे निर्भर है, व्यापारी पर। व्यापारी ऑर्डर देते हैं, कपड़ा बन गया, वे बहुत कम मूल्य देते हैं इसका। ये वे ददनी व्यवस्था है, दादन व्यवस्था में, ठीक होता है। अब दादन व्यवस्था क्या, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना, मेन चीज़ है। पीटी का तो यही है, आप याद रखना, ठीक। हमने ऊपर इसीलिए लिख रखा, दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। ये साउथ इंडिया में अक्सर कर प्रचलन में है। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं कि किसके लिए वो कपड़ा बना रहे हैं और किस कीमत पर बेचा जाएगा, ठीक है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं और करघे का मूल्य 20,000 रुपये। इसलिए छोटे बुनकर भी 2 करघों के लिए 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और उनके परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। इसकी अगर हम चर्चा करें, अब देखिए, व्यापारी और बुनकर के बीच व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है का वो एक उदाहरण है, ठीक है। जो ये चीज़ है इस पूरे कार्य के लिए, इसको भी देखो, दादन व्यवस्था का ये उदाहरण है कि उसने जमा पूंजी पे लिया कार्य, तो अपने यहाँ मशीनें लगाई और फिर कपड़ा बुनने के लिए अपने परिवार के दूसरे वयस्कों को भी लगाया। 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य के द्वारा उन्हें वे महीने में लगभग 35,000 रुपये या वो 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। ये व्यवस्था है। यही व्यापारी और बुनकर की बीच व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है, ये भी कह सकते हैं ये दादन व्यवस्था का उदाहरण है। ये आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा इसे। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग पर यह व्यवस्था प्रचलित है। दादन व्यवस्था में जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त होता है। और हमने यहाँ पे भी बताया कि बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना, ये वही बात है लेकिन शब्दों का हेर फेर है। इस चीज़ को आप समझिए। और इसमें भी है कि ये लेते हैं और ये कपड़ा बुनते हैं दूसरों के लिए। अब देखिए, यदि बुनकर एक सूत खरीद के
बुनकर एक सूट खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना जमा कमाई होती है। क्या ये संभव है? चर्चा कीजिए। इसके लिए क्यों संभव है? क्योंकि उन्हें लोन लेना पड़ता है अभी उनको, इसके लिए मशीनों खरीदने के लिए, फिर सूट के लिए पैसा चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह की दगनी व्यवस्था पापड़, बीड़ी, मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है। आप चेक कर सकते हैं। इस इलाके में संबंध जानकारी इकट्ठी कीजिए, कक्षा पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल हो रहा है, ठीक। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा कैसे होता है। जो आजकल क्या है, आजकल कंपनियां करती क्या है, व्यापारी करते हैं। कंपनियों ने व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। व्यापारी क्या करते हैं, अपने इलाके में लोगों से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पापड़ बनवा लेते हैं, उनको पैसे देते हैं। नो डाउट अच्छा काम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बढ़ावा देना है। उनसे पापड़ खरीदते हैं, पापड़ वो बड़ी कंपनियों को बेचते हैं, वहाँ पैकिंग हो जाती है। यही यहाँ भी आपको क्या दिखेगी, दगनी व्यवस्था का उदाहरण दिखेगा। आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में पता लगाइए कि ये किसके लाभ के लिए स्थापित की गई थी। आप इसको बताइए। दूध, किराना, धान जो व्यवसाय थे, इनके किसके लाभ के लिए कमाई गई थी। आप बेसिक सी चीज़ें देखो। बुनकर सहकारी संस्थाएं हैं, ये हम आपको इसलिए काट के डाले हैं कि आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ठीक चीज़ें हैं। आपने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसे देते हैं। ये पूछा जा सकता है कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसे देते हैं या शोषण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप पीटी का फैक्ट क्या पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। सहकारी व्यवस्था आई इसके लिए, ठीक है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं, ठीक है। मान लीजिए एरिया के सारे हित हैं, उनके हित समान इकट्ठे होकर परस्पर लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे व्यापारी से सूद प्राप्त करते हैं और उन्हें बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है, ठीक। यही सहकारी संस्था रहेगी कोई, वो विक्रय भी करेगी। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है। बुनकरों को कपड़ा का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसे कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है, ठीक है। क्या करती है, कभी कभी ये उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद भी करती है। ये सरकार का काम है। जैसा क्या तमिलनाडु के सरकार में क्या है, स्कूल में निःशुल्क एक तमिलनाडु की योजना है सरकार की, गणवेश योजना। इसमें निःशुल्क कपड़े की व्यवस्था है वेश देने की। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्थाओं से कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समितियों में कपड़ा खरीद कर कोऑपरेटिव ये से बोले कोऑपरेटिक्स, मतलब इसे इंग्लिश में लिखा होता ज़्यादा अच्छा था, कोऑपटेक्स के नाम से नामक दुकानों में बेचती है। कोऑपटेक्स दुकानें हैं ये, ठीक है। आपने अपने शहर में शायद कई ऐसी दुकानें देखी होंगी कोऑपटेक्स की, जहां ये सहकारी संस्थाओं से आता है, सरकार भी खरीदती है उनसे। तो सरकार इनको बढ़ावा भी देती है इसी माध्यम से कि कपड़ा स्वयं खरीद लेती है। अपने यहाँ कोई योजना चलाती है तो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वो चीज़ें पूरी लेती रहती है। अब देखिए, ये है कई परिवार के लोग हैं जो क्या करें, जीन्स की फैक्ट्री है कोई, वहाँ सब लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात का कारखाना है। ईरोड के व्यापारी बुनकर द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने वस्त्र निर्यात के लिए कारखाने में भेजा गया। ईरोड तमिलनाडु का मार्केट जो आपको बताया था अभी, इसमें क्या है, इसमें यही है कि बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी व्यापार को निर्यात कर दी जाती हैं, ठीक। ये भी एक काम है, इससे भी लोगों को रोजगार मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अब विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वस्त्र निर्यात इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं, वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं, ठीक। वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदार आएगा, वो पहले से अपने बताएगा कि हमें ये चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से विदेशी व्यापारी अपने बुनकरों से वो चीज़ें ऑर्डर दे देगा, बनवाएगा और पूरा करता है। आपको पता होना चाहिए। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर श्रृंखला चलाते हैं, बड़े स्टोर
बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर मांग खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त रखते हैं। ये व्यापारियों का काम होता है, ये काम वो करते ही हैं। सामान जरा सा भी दोषमुक्त होता, माल में जरा सी विलंब होने पर वो कड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इतनी शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश उनकी रहती है। विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं, वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं, वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं, इस चीज का आप देख सकते हैं। और देखिए, ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्च में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, और वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना काम लाभ को बढ़ाते हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। ठीक है, इस चीज को देख सकते हैं। इम्पैक्ट्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम करने में क्यों रखा गया होगा, चर्चा कीजिए। मंत्री को संबोधित करते हुए वस्त्र पत्र के विचार के मजदूरों के लिए जो उचित भुगतान है उनकी मांग कीजिए। नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज की लागत 600 रुपए है तो इस चित्र में जानिए कि इस कमीज की कीमत में क्या क्या शामिल होता है। गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर, गारमेंट के निर्यातक, विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके पता कीजिए। व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका कारण क्या है। आपने विज्ञापन वाले अध्याय पढ़ा, चर्चा कीजिए कि प्रत्येक व्यवसायी कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 रुपए के खर्च क्यों करता है। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन कौन होते हैं। बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। ठीक है, क्या रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट खरीदार से जोड़ी। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ प्राप्त हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने और कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में इन्हें दर्शा सकते हैं। बाजार और समानता की बात करते हैं। विदेशी व्यापारी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। ठीक है, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। ठीक, दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूर्ति करने लायक कमा सके। इस प्रकार हमने देखा, कपास उगाने वाले छोटे किसान रोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत करके बाजार में उनके लिए उत्पाद की उचित मूल्य नहीं मिला। बाजार और जो बुनकर उनको उचित मूल्य नहीं मिला। इसमें देखिए व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति क्या है, बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मूल्य मिलना चाहिए, चाहे फिर वह कांता हो या फिर स्वप्ना हो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे। यही बाजार और समानता का उदाहरण है। ठीक, एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेचता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीनें भी हैं। गरीबों को उनकी चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। आप इस चीज को देख सकते हैं कैसे निर्भर रहते हैं। गरीबों के उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसे छोटे किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वस्त्र कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है।
वे इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इस समस्या के समाधान के लिए रास्ते भी हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बना दें। जैसे अभी हमने पीछे बताया सहकारी संस्था क्या, एक एरिया के सभी लोगों के समान हो, वो एक सहकारी संस्था बना दें, ठीक है, और कानूनों को दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्राप्त की थी। यहाँ क्या समानता के लिए संघर्ष हो रहा होगा, तो वहाँ ने ये चीज संस्था प्रारंभ हुई होगी। अब इस अध्याय में अगर देख लें हम, तो अब आपको बेसिक चीजें समझ में, मार्केट, दादन व्यवस्था, ददनी व्यवस्था, जो दादन है वो कैसे कैसे लोगों, इसमें आप इतना देख सकते हैं इस टॉपिक में कि लोकतंत्र में कैसे कैसे लोग कहते हैं लोकतंत्र है, संविधान है अपना और सभी लोग समान हैं, लेकिन कैसे इनडायरेक्टली एक को अधिक लाभ मिल जाता है जबकि मेहनत कौन करता है, तो ये उसके साथ असमानता का भाव है, ठीक है, और उसको उसका शोषण के रह सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो पर्दे के पीछे क्या कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं, ठीक, बाजार व्यवस्था में। इस चीज़ को यहाँ समझ सकते हैं। आप जब जोड़ें अपने लोकतंत्र से इस टॉपिक को, आप जोड़ें इसको अपनी समानता के, आप जोड़ें इसको अपनी स्वतंत्रता से, तो आप इसमें इन चीज़ों को दिखा सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक, ददनी व्यवस्था को, रोड के मार्केट को। इसलिए मैंने ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी बताई, बाजार और समानता की चीज़ें बताई। अब हम बात करते हैं आपसे कि स्वप्ना ने अपनी शुरू हुई कुरनूल की रुई बाजार में ना बेचकर व्यापारियों को क्यों बेच दी थी। कुरनूल के रुई बाजार में उन्होंने नहीं बेचा, व्यापारी बेच दी, झगड़ा हुआ होगा, देखिएगा, कुछ खास जरूरत नहीं आपको ऐसी कोई कहानी, बस आपको एक टॉपिक पढ़ा तो आपको क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर क्वेश्चन हमें इसे बनाना हो तो हम आपको बनाए दे रहे हैं कि भारत में बाजार श्रृंखला में व्यापारी किसानों की जो वस्तुएं खरीदते हैं वहाँ उसमें किसान कहाँ तक प्रभावित होते हैं, और भारत में ऐसे बाजार व्यवस्था में किसान और व्यापारी के बीच क्या संबंध है और कौन किससे कितना प्रभावित होता है, आप चर्चा कीजिए। क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं इस चीज़ से भी। अब हम बात करें अगर वस्त्र निर्यातक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों पर काम के हालात और उनमें दी जाने वाली मजदूरों का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? आप इस पर बात कर सकते हैं कि हम इसे अगर क्वेश्चन सोचना चाहें कि भारत में मजदूरों, लोग क्या इस मत से सहमत है कि लोकतंत्र में मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है वो उनके साथ उनका हक है या उनको समानता का भाव उससे पैदा है, ठीक है। भारत में भारतीय संविधान में समानता, आर्टिकल 14 में जो समानता का वर्णन किया गया, इस क्वेश्चन को यहाँ से जोड़ सकते हैं कि भारतीय संविधान में या भारतीय लोकतंत्र में सभी को समान माना गया, लेकिन हम जब बात करते हैं मजदूरों की तो उन्हें मजदूरी उचित, उन्हें जो मजदूरी मिलता है वो समानता को किस हद तक पूरा करते हैं, या लोकतांत्रिक में जो लोकतांत्रिक मूल्यों को किस प्रकार वो पूरा करते हैं, क्या किस हद तक सही है, आप चर्चा कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन सोच सकते हैं। ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वह चाय, चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि की हो सकती है। चर्चा कीजिए यह वस्तु बाजारों में किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन बाजारों के लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पाद व व्यापारी की मदद की। यहाँ दिए गए 9 कथनों का सही क्रम चुनिए, फिर नीचे बनी कपास की डोरियों, आपको डोरियों पता होगा कपास की डोरियां क्या होती हैं, चित्रों में सही कथन आगे भर दीजिए, क्वेश्चन ना के बराबर छोड़ दीजिए इसे, ठीक है। अब थैंक यू, बात में मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।